वो आज सुबह से मैडम की फराहम करदा टोयोटा कार लेकर निकला हुआ था। इसने बताया भी नहीं था कि कहाँ जा रहा है। बस मेरा अंदाज़ा था कि वो सरवत और नासिर भाई के एड्रेस के सिलसिले में हाजी साहब से मिलने भी जाएगा। शाम को मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वो वापस आया तो इसके पास वो अकाउंट नंबर और एड्रेस मौजूद था जहां हाजी साहब ने करीबन 1 लाख यूरो का पे ऑर्डर इरसाल करना था। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एड्रेस था। यकीनी बात थी कि इस बैंक अकाउंट से नासिर भाई की क़यामगाह का सुराग भी लगाया जा सकता है। एक बड़ी कामयाबी थी। तवील अरसे बाद ये पहली हकीकी मुसर्रत थी जो मुझे हासिल हुई। हाजी साहब के साथ इमरान की जो गुफ्तगू हुई थी, इससे मालूम हुआ था कि वह सरवत की मंगनी तो हो चुकी है, मगर शादी का प्रोग्राम अभी तय नहीं हुआ। इमरान का पासपोर्ट तो मौजूद था, मगर मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत थी। पता नहीं क्या बात थी, तकरीबन हर छोटे बड़े महकमे में इमरान की कोई ना कोई वाकफियत निकल ही आती थी। वो पासपोर्ट के दफ्तर से भी होता हुआ आया था। इसने बताया कि कल हम जाएंगे, हमें लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जाने तक फॉर्म तकरीबन तैयार होगा और पासपोर्ट फ़ीस भी जमा हो चुकी होगी। बस तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, मगर शनाख्ती कार्ड तो घर में है, वो भी मैं ले आया हूँ यार। वालदा की खैर खैरियत भी पूछ आया हूँ। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है, बल्कि पूरा घर बेताब है। कल पासपोर्ट ऑफिस से वापसी पर इनसे तुम्हारी मुलाकात तय है। इसके अलावा तुम्हारी पसंदीदा डिश कीमा, करेले और बिरयानी वगैरह का लंच भी फाइनल है। इसने शनाख्ती कार्ड मेरी जेब में डालते हुए कहा। इसका हर काम तूफ़ानी अंदाज का होता था। बरक रफ्तारी और अंधाधुंध जैसे ये दुनिया एक बहुत बड़ा कुआं थी और वो हर वक्त इसमें मोटरसाइकिल चलाता था। अगले रोज़ हमने अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई किया है। खर्चे के लिए मेरे पास वाफिर पैसे मौजूद थे। ये वही 2-6 के खेल वाली इनामी रकम थी। पासपोर्ट ऑफिस से फारिग होकर हम अपनी रहायशगाह की तरफ रवाना हो गए, जहां इमरान ने मेरे अहले खाना को ठहराया हुआ था। ये इमारत डिफेंस में वाक़ई थी। मेरी सांस तेज़ चल रही थी और धड़कनें ज़ेरो ज़बर होने लगी थी। आज कई माह बाद आखिर वो दिन आ गया था जब मैं अपने घर वालों के रूबरू होने लगा था। मोहब्बत, खुशी, नदामत, दुख, बहुत से जज्बात मेरे अंदर गुडमुड हो रहे थे। रास्ते भर इमरान ने मुझे बातों में लगाए रखा। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा टेनिस हो जाऊं। एक पुरसुकून जगह पर दरख्तों और फूलों में घिरी हुई वो एक खूबसूरत कोठी थी। गेट पर बावर्दी गार्ड नजर आ रहा था। ये कोई रिटायर्ड फौजी था। इसकी आंखों में उकाबी चमक थी। इमरान गाड़ी अंदर लेता चला गया। पोर्च में भी एक सादा पोश गाड़ी मौजूद थी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने ज़रा ध्यान से देखा तो ये इमरान का वही आसफ नामी साथी था जिसने इमरान के घर हमारी गैर मौजूदगी में कादर लम्बे की हिफाजत और निगरानी की थी। वालिदा, फरा और आतिफ बड़ी शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इनसे मेरा मिलाप नाकाबिले फरामोश और नहायत रिक्कत अमेज़ था। इस मिलाप की कैफियत मैं शायद लफ्ज़ों में बयान न कर सकूं। फरा मुझसे चिमट कर रह गई थी। वालिदा मुसलसल मेरी पेशानी पर बोसे देती जा रही थी। अगला 1-1.5 घंटा जैसे पलक झपकते में गुजर गया। बहुत सी बातें हुई, फिर भी बहुत सी अधूरी रह गईं। वालिदा मुझे और इमरान को एक साथ देखकर जैसे निहाल हो रही थी। इमरान चंद ही दिनों में जैसे इस घर का एक फ़र्द नज़र आने लगा था। वालिदा इसे बड़ी रवानी से बेटा और फरा भाई इमरान कहकर पुकार रही थी। ये सब लोग जैसे इमरान के शहर में गिरफ्तार थे। मुझे एक तरह का हसद महसूस हुआ, लेकिन सच्ची बात है कि इस हसद के अंदर खुशी भी पोशीदा थी। आतिफ इमरान के चोटों के बारे में बार बार पूछ रहा था। आतिफ के सवाल के जवाब में इमरान ने कहा, यार मेरा तो काम ही चोटों का है। तुम्हें कहा तो है कि किसी दिन सर्कस आओ, मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ हमारे लिए कैसी कैसी क्लासिकल चोटों का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी फनकार इस सहूलत से महरूम नहीं है। कोई मौत के कुएं में औंधे मुंह गिरकर मज़े ले सकता है। किसी को हाथी के पाँव के नीचे आने की आस होती है, किसी को बिपरे हुए शेर से जप्पी डालने का मौका मिल जाता है। मगर भाई, आपको इतनी सख्त जप्पी किसने डाली है? फरा ने इमरान के चेहरे की खराशों और नीलों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सारी बातें तुम्हें यही बता दूंगा, तो फिर तुम शो देखने कैसे आओगी? इमरान ने इसके सर पर हाथ रखते हुए बुजुर्गाना अंदाज में कहा। वालिदा की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वो मुझे अलहदा कमरे में ले गई। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने तड़प कर इनके हाथ थामे। अम्मी क्यों गुनाहगार कर रही हैं? मैं हूँ ना गुनाहगार। मुझे पता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। शायद इन्हीं गलतियों की सज़ा मुझे और हम सबको मिली है। मैंने सोचा था कि तू सरवत को भूल सकता है, वो भी अपनी अलहदा ज़िंदगी शुरू कर सकती है। ये मेरी गलती थी। काश मैंने इस वक्त तुम्हारी बात समझ ली होती, पर अब भी कोशिश हो सकती है। इमरान बेटे ने मुझे सब कुछ बताया है। वो कहता है कि नासिर जर्मनी में है। इसका एड्रेस भी पता चल गया है। वो कहता है कि वहाँ सरवत की बात वगैरह तो तय हो गई है, लेकिन शादी के बारे में अभी कोई तारीख तय नहीं हो सकी। हो सकता है कि अभी 3-4 महीने और लग जाएं। तुम मुझे किसी तरह सिर्फ एक बार नासिर और सरवत से मिला दो। तेरी खुशी के लिए मैं इनके सामने अपनी झोली फैला दूंगी। वो बोल रही थी और रोती चली जा रही थी। मैंने इन्हें दिलासा दिया, अम्मी आप बस दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर अब इस काम में ज़्यादा देर न करो। मैंने इमरान से भी यही कहा है। पासपोर्ट और वीज़ा बनते ही यहाँ से चले जाओ।
बस किसी तरह एक बार फ़ोन पर ही नासिर से मेरी बात करा दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैंने वालिदा के हाथ का पका हुआ खाना खाया, भाई बहन के साथ बैठकर बातें की। मुझे यूँ लगा कि दिल का बहुत सा बोझ हल्का हो गया है। इमरान मुख्तसर तौर पर मेरे अहले खाना को बता चुका था कि सेठ सिराज के साथ मेरी किस तरह की टेंशन शुरू हुई है और इस टेंशन की वजह से मेरा कुछ अरसा घर से दूर रहना क्यों ज़रूरी है। अहले खाना इमरान की हर वजाहत से मुतमईन नजर आते थे। वो वाकई हर किसी को कायल कर लेता था। रुखसत होने से पहले मेरी बहन फरा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और नमे नाक आंखों से बोली, भाई पिछले माह बाजी सरवत का एक ख़त आया था। इस लिफाफे पर भेजने वाले का अधूरा सा एड्रेस लिखा हुआ था और यकीनन वो भी फर्जी था। बाजी ने अपनी मजबूरियां लिखी थी और वो हालात लिखे थे जिनकी वजह से इन्हें अचानक जाना पड़ा। इस लिफाफे में ख़त आपके नाम भी था। फरा ने मुट्ठी में दबा हुआ एक तयशुदा कागज़ मुझे थमा दिया। मेरी रगों में लहू सनसना उठा। मैंने खोल कर देखा, ये सरवत की जानी पहचानी तहरीर थी। बेसाख्ता मेरी निगाहें अल्फाज पर फिसलने लगी। सरवत ने लिखा था, अस्सलाम वालेकुम ताबी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा दुख देकर गई हूँ। बग़ैर तुम्हें बताए, बग़ैर अलविदा कहे हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ गई हूँ। इस दुख के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो इस मोहब्बत के सिले में मुझे माफ़ कर देना। मेरे बस में कुछ नहीं था ताबिश, मैं वही कर सकती थी जो मैंने किया और नासिर भाई भी वही कर सकते थे जो उन्होंने किया। मेरी बदनामी के इश्तिहारों ने हम सब के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। यहाँ भाई ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। इसका नाम यूसुफ है, रावलपिंडी का रहने वाला है। हमारी मंगनी हो गई है। वो बहुत सादा मिजाज और दिल का साफ़ है। मैं डरती हूँ कि मुझे इसके साथ झूठ की ज़िंदगी न गुजारना पड़े, लेकिन मैं जिन हालात से गुजरी हूँ वो इतने संगीन है कि मैं इनके बारे में यूसुफ को बता भी नहीं सकती। बहरहाल कोई अच्छा वक्त आया तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बता भी दूँ। फिलवक़्त खुदा से दुआ करती हूँ कि वो मुझे नए रास्ते पर चलने का हौसला और हिम्मत बख्शे। मैं जानती हूँ ताबी अभी तुम्हारे ज़ख्म हरे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन वक़्त बहुत बड़ा मरहम है। जल्द ही दुख की ये शिद्दत बरकरार नहीं रहेगी और फिर देखना ज़िंदगी खुद ही जीने का रास्ता ढूंढ लेगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी लड़की आएगी। वो मुझसे कहीं बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे सारे दुख अपनी पलकों से चुन लेगी। मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से रो रो कर मांगा है और सब कहते हैं कि वो टूटे हुए दिलों की सुनता है। जो कुछ हुआ है इसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं ताबिश। मेरी वापसी की आस न रखना और ना मुझ बदकिस्मत को ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं। आज के बाद हम एक दूसरे को बस अपनी नेक तमन्नाओं में याद रखेंगे। खुदा हाफिज़। हम लाल कोठियों में 3 दिन मजीद रहे। इस दौरान में इमरान काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। यूँ लगता था कि सलीम की मौत का दुख वो पी गया है। मैडम सफूरा ने नादिया से भी हम तीनों की मुलाकात करा दी थी। इस मुलाकात में नादिया ने ये तो हरगिज़ तस्लीम नहीं किया कि वो सलीम के कत्ल की ज़िम्मेदार है, ताहम इसने इस बात पर माजरत ज़रूर की कि इसकी वजह से सलीम नागहानी मौत का शिकार हुआ। एक मौके पर इसने यहाँ तक कह दिया कि इमरान इसे सलीम की मौत का ज़िम्मेदार समझता है तो इसके खिलाफ केस दर्ज करा दे। वो पुलिस तफ्तीश में पूरा तामुन करेगी और इस सिलसिले में ज़रा सा रंज भी दिल में नहीं रखेगी। जाहिर है ये सब मुँह ज़ुबानी बातें थी और ये बातें भी वो यकीनन मैडम सफूरा की हिदायत के मुताबिक कह रही थी। आखिर में वो बोली, जो गलती मुझसे हुई है मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करती हूँ और इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरे कहने पर सलीम को मारा पीटा गया था और ये खासी सख्त मारपीट थी। दरअसल मेरा रवैया सलीम के साथ कोई ख़ास नहीं था। मैं अपने मुलाजमों को वैसे तो खुश रखती हूँ, मगर इनकी धोखाधही से मुझे बहुत चिढ़ है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर ये नहीं, बस जो कुछ हुआ इसी वजह से हुआ। इस मुलाकात में इमरान का रवैया खासा नरम रहा। इसने नॉर्मल अंदाज में दोनों बहनों से बातें की। अगले 3 रोज़ में हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आ गए। मैडम सफूरा को अंदेशा था कि इस दौरान में शायद सदीकी भी लाल कोठियों का चक्कर लगाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुदरती तौर पर हालात ऐसे हुए थे कि सिद्दीकी का ध्यान फास्टिंग बुधा की चोरी के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर एक दूसरी पार्टी की तरफ चला गया था। ये वही लोग थे जो लाहौर में भी इसे परेशान करते रहे थे। ये कौन थे, इनकी तादाद क्या थी और इनका रवैया कैसा था, इस बारे में अभी मैडम और इमरान को कुछ भी ज़्यादा मालूम नहीं था। इकबाल के ज़ख्मों की हालत अब काफ़ी अच्छी थी। मैडम चाहती थी कि अब हम लाल कोठियों से कहीं और मुंतकिल हो जाएं। वो हमें रिहाइश वगैरह की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार थी, मगर इमरान का इरादा वापस अपने 10 मरला के मकान में जाने का था जो रावी रोड पर था। इसका ख्याल था कि इसे वहाँ ज़्यादा इत्मीनान और सुकून के लम्हात मुयस्सर होंगे। उस रोज़ रात को हम लाल कोठियों से वापस रावी रोड के मकान में मुंतकिल हो गए। जाने से पहले मैडम सफूरा ने बड़ी गर्मजोशी से हमें अलविदाई डिनर दिया। इसमें नादिया और सेठ सिराज भी मौजूद थे। सेठ सिराज की शक्ल मुझे हमेशा असाबी तरह में मुब्तला कर देती थी। वो एक अय्याश नौदौलतिया था। हड़प्पा में जुलेखा के साथ इसका नाजायज़ ताल्लुक़ अब हमारे लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं थी और ये तो फ़कत एक मिसाल थी। ऐसे न जाने कितनी मिसालें इसके खाते में मौजूद थी।
ऐसे बाप का बेटा वाजी जैसा ही हो सकता था। इस अलविदाई डिनर में मैंने पहली बार नादिया को होशो हवास में देखा। इसने ड्रिंक नहीं की थी, इसका लिबास भी बेहुदा नहीं था। वो इमरान के साथ लगावट से बातें करती रही। हम रावी रोड वापस आ गए। मैं इमरान को सरवत के ख़त के बारे में 3 रोज़ पहले ही बता चुका था। इमरान ने भी ये ख़त पढ़ा था और इसकी सत्रों में करवट लेते हुए बेपनाह दर्द को महसूस किया था। दर हकीकत इस ख़त को पढ़ने के बाद मेरे अंदर सरवत को ढूंढने और इस तक पहुँचने का इरादा मज़ीद मजबूत हुआ था। इमरान के एहसासात भी ऐसे ही थे। मैं सरवत के ख़त को दर्जनों बार पढ़ चुका था और हर बार ख़त मुझे माजी के धुंधलके में ले गया था, जब लाहौर की गली कूचे, सब्ज़ाज़ार और रेस्टोरेंट हमारी मोहब्बत के गवाह थे। हम एक दूसरे की वैद की घड़ियाँ गिन कर गुजारते थे। मोहब्बत का मौसम खुश रंग त्यौहार और मिलन के दीगर मौके मोहब्बत की जीनों जैसे थे। हम इन जीनों पर पाँव धरते ऊपर उठते जा रहे थे। हमारी बाकायदा मंगनी तो नहीं हुई थी, मगर एक ईद के मौका पर बात पक्की हो गई थी। निशानी के तौर पर अंगूठी वगैरह भी पहनाई गई थी। अंदाज़न 2.5 साल बाद शादी तय हुई थी। इस वक्त मैंने सरवत को गिन कर बताया था कि 2.5 साल में तकरीबन 128 हफ्ते होते हैं, यानी हमारी शादी करीबन 128 हफ्ते बाद होगी। अभी हफ्तों की बात है। ये बात सरवत को दिलचस्प लगी थी। फिर एक मौके पर मैंने इसकी एक फ़ाइल देखी तो इसमें एक सफ़े पर बहुत सी सुरख लकीरें लगी हुई थी। इनमें से कुछ सुरख लकीरों को सब्ज़ बॉल पॉइंट से काटा गया था। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वो हंस हंस कर दोहरी होने लगी। फिर इसने मुझे बताया कि ये 128 हफ्तों की लकीरें हैं। हर हफ्ता गुजरने के बाद मैं एक लकीर काट देती हूँ। अब सिर्फ 55 लकीरें बाकी रह गई हैं। हाँ, वो ऐसी ही मोहब्बत भरी दीवानगी के दिन थे। हमारा दिल चाहता था कि हमारी शादी का दरमियानी वक़्त एकदम भाप बनकर उड़ जाए और हम मिलन की घड़ी को अपने रूबरू देखें। वक़्त भाप बनकर तो नहीं उड़ा था, मगर पल पल सिरकता रहा था और हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। फिर वो सब कुछ हुआ जिसकी तवक्का किसी को नहीं थी। चंद ओबाशों ने अपने शर की चिंगारियों से एक हंसती बस्ती खुशबूदार बस्ती को जलाकर राख कर डाला। सुरख लकीरें जो कोई बड़े शौक के साथ सब्ज़ रोशनाई से काटता था, कैंसर के जरसूमों की तरह एकदम बढ़ती चलेगी और अब इंतज़ार के कागज़ पर जुदाई की सुर्खी के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। अब तक का वक़्त मैंने पता नहीं कैसे गुजार लिया था, मगर अब जबकि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था और इमरान वीज़े के हसूल की तैयारी कर रहा था, एकदम ही मेरे अंदरूनी बेकरारी बढ़ने लगी। मैं चाहता था कि ये दरमियानी मराहल जल्दी से जल्दी तय हो जाएं और मैं सरवत की तलाश में फ्रैंकफर्ट पहुंच जाऊं। इमरान के हाथ की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इसके बावजूद वो शाम को सर्कस चला गया। मैं भी इसके साथ था। इमरान ने मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का मुजाहिरा किया और सैकड़ों अफराद से दाद वसूल की। शाहीन के साथ इमरान की मुलाकात भी दिलचस्प थी। दोनों में ज़बरदस्त नोक-झोंक हुई। शाहीन को शिकवा था कि इमरान इतने रोज़ इसे बताए बगैर गायब रहा है और इसका सेल फ़ोन भी बंद रहा है। इमरान ने एक बार फिर बेपरखी उड़ाई। तुम्हें बताया तो था कि रीमा जी की पेशकश को ठुकराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतनी मोहब्बत से अपने साथ काम करने की ऑफ़र की थी कि अगर मेरी उम्र 80-90 साल भी होती तो भी एक बार तो मैं ज़रूर सरगर्म बल्कि सरासर गर्म हो जाता। अपने साथ काम करने की पेशकश से तुम्हारी क्या मुराद है? वही फ़िल्म का काम। फ़िल्म अंधी लड़की में मेरा रोल काफ़ी अहम है। डुप्लीकेट के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। एबटाबाद में 7-8 रोज़ शूटिंग हुई है। अब लाहौर में रीमा जी के घर पर 8-10 रोज़ का एक स्पेशल है। रीमा जी तो कहती हैं कि मैं शूटिंग के दौरान में इनके घर ही रह लूँ। आने जाने में जो वक़्त खर्च होता है वो बचेगा, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। इमरान ने मशवरा तलब नज़रों से शाहीन को देखा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? शाहीन ने तंज़िया अंदाज में पूछा। फ़िल्म के हीरो साहब जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, पहले ही मुझसे कुछ खार खा रहे हैं। अगर मैं मुस्तकिल तौर पर रीमा जी का 5 स्टार मेहमान बन गया तो वो गुस्से में फ़िल्म ही छोड़ जाएंगे। इसके बाद मुझे पता है कि क्या होगा। रीमा जी कहेंगी कि मैं ही हीरो की जगह ले लूँ, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। स्क्रिप्ट के मुताबिक आधी फिल्म में तो रीमा जी को मोटरसाइकिल पर हीरो के पीछे बैठे रहना है और जिस तरह से चिपक कर बैठती हैं, अल्लाह माफ़ी, ऊपर से ब्रेकें लगाने की मुसीबत। तुम्हें तो पता ही है कि ब्रेकें लगाने से मेरी बात समझ रही हो ना तुम। मैं तो परसों एबटाबाद में इसी वजह से एक्सीडेंट कर बैठा हूँ। वो कैसे? असिस्टेंट अब्बास ने मुस्कुराते हुए पूछा। शाहीन शर्म से सुर्ख हो रही थी। मैं हीरो साहब के डुप्लीकेट के तौर पर मोटरसाइकिल चला रहा था। रीमा जी मेरे पीछे बैठी हुई थी। हम सड़क पर जा रहे थे कि अचानक आगे एक गधी आ गई। मैंने इस डर से ब्रेक नहीं लगाई कि रीमा जी अकब से मेरे साथ चिमट जाएंगी, मगर जो कुछ हुआ वो ज़्यादा बुरा था। मोटरसाइकिल गधी की पिछली टांगों से टकराई। हम दोनों कच्ची ज़मीन पर गिरे। रीमा जी नीचे, मैं ऊपर। बिल्कुल फिल्मी पॉज था। मेरे सर पर थोड़ी सी चोट भी लगी। रीमा जी तो हंस हंस कर लूट पोट हो रही थी, वैसे भी बड़ी बेबाक है। कहने लगी, इमरान इससे तो अच्छा था कि तुम ब्रेक ही लगा लेते। ज़बरदस्त, बहुत फ़नी, शाहीन ने ज़हर खंद मुस्कुराहट के साथ कहा। और शाहीन डियर, ये बात भी कुछ ऐसी गलत नहीं कि सर पर चोट लगने से कभी कभी बंदे का हावजा वक्ती तौर पर ख़त्म शुद्ध हो जाता है। 1-2 मिनट के लिए तो मुझे भी याद नहीं रहा कि रीमा जी के ऊपर से उठना है।
रीमा जी को भी शायद ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो तो डायरेक्टर साहब भागे हुए आए और उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम मोटरसाइकिल पर से गिर चुके हैं। शाहीन तनिक कर बोली, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा हाफजा अभी तक मुतासिर है। रीमा वगैरह तुम्हारे साथ थी ही नहीं, तुम अकेले ही गद्दी से टकराए और गद्दी के ऊपर ही गिरे, और इस गद्दी की बू अभी तक तुम्हारे कपड़ों से और तुम्हारी बेहुदा बातों से आ रही है। फिर वो असिस्टेंट मैनेजर अब्बास से मुखातिब हुई, अब्बास साहब, कल से मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पर एंट्री नहीं दूंगी, ये मेरा हतमी फैसला है। इसके बाद वो घूमी और पाँव पटकती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। वो बात तो सुनो यार। हेलो हेलो इमरान इसे पुकारता हुआ इसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। अब्बास बोला, मनाने और मानने में आध पौन घंटा तो लगेगा ही, मगर मज़े की बात है कि रूठने का जुर्माना भी शाहीन ही देगी। इसे किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाएगी या कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाएगी। ये तो वाकई ज़्यादती है। मैंने कहा, रूठो तो जेब भी अपनी हल्की करो, बस ये इन दोनों का स्टाइल है। लेकिन वैसे फराग दिल है हीरो भाई, शाहीन के घर वालों का पूरा ख्याल रखता है। अभी पिछले दिनों इसके छोटे भाई की मोटरसाइकिल जिम से चोरी हो गई थी। इमरान ने घर में खबर होने से पहले इसे नई मोटरसाइकिल ले दी। शाहीन और इमरान की वापसी करीबन आध घंटे बाद हुई। शाहीन की आंखें सुर्ख थी, गालबन वो रोई हुई थी और अब पहले से ज़्यादा निखरी हुई थी। अब्बास ने ठीक ही कहा था। इमरान ने आते साथ ही ऐलान किया, उठो भाई ताबी, आज डिनर घर में ही करना है। शाहीन हमें खाना खुद बनाकर खिलाएगी। ये देखो चिकन भी ले आई है। इसने शाहीन के फूले हुए शोल्डर बैग की तरफ इशारा किया। घर पहुंचते ही शाहीन ने किचन यूं संभाला जैसे वो इसका अपना किचन हो। अंदाज़ा हुआ कि वो 2-4 बार पहले भी ये किचन इस्तेमाल कर चुकी है। इसने अपने बाल समेट कर एप्रन बांध लिया और आस्तीनें अड़स ली। इमरान इसका हाथ बटा रहा था। तेज़ी से काम करती हुई वो दिलकश नजर आती थी। ये बात तो आया थी कि वो इमरान को चाहती थी, मगर इमरान की अंदरूनी पोजीशन क्या है ये वो खुद ही बता सकता था। खाना पकाने के साथ साथ वो घर को भी संभाल रही थी। बिस्तरों की चादरें दुरुस्त कर रही थी, बिखरे हुए बर्तन किचन में पहुंचा रही थी और बाकी उखाड़ पिछाड़ को दुरुस्त कर रही थी। साथ साथ वो इमरान की घरेलू मुलाजमा को भी सख्त सुस्त कह रही थी। खाना शानदार था। इसने ब्लैक पेपर और शौशलिक बनाया था, साथ में किंग साइज कोक थी। रेस्टोरेंट का सा मजा आ गया। जब हम खाना खा रहे थे दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन बला टपकी, इमरान बिड़बिड़ाया। आने वाली बला ही थी। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी मैडम नादिया खड़ी थी। एक सादा पोस्ट गार्ड इसके हमरा था जो इसे दरवाजे तक छोड़कर और सैल्यूट करके गाड़ी में वापस चला गया। हम नादिया को यहाँ देखकर भौंचका रह गए। बहरहाल वो माकूल हालत में थी, यानी नशा नहीं किया हुआ था और लिबास भी सुलझा हुआ था। इसने साड़ी ज़ेबे तन कर रखी थी, कानों में डायमंड के झुमके थे। देखो इमरान, कैसे शानदार वक्त में तुम्हें पकड़ा है। वो चहकी और नाक सुकेड़ कर खाने की खुशबू ली, फिर बोली, लगता है कि हुनरमंद हाथों ने खाना बनाया है। हाँ, इससे मिलो, ये है शाहीन, मेरे साथ ही काम करती है। ओहो, तो ये है शाहीन। नादिया ने होंठों को सुकेड़ कर ओहो की तवील आवाज़ निकाली। भाई, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। इसने मुसाफे के लिए शाहीन की तरफ हाथ बढ़ाया। आइए आप भी खाना खाइए। शाहीन ने मुसाफा करके दावत दी। दावत तुम किस हैसियत से दे रही हो, घरवाली की हैसियत से या फिर घर आई हुई की हैसियत से? इमरान चहका, अभी तो घर आई हुई है, आगे का पता नहीं। दरअसल क्रिकेट के मैच की तरह रोमांस के मैच में भी आखिरी बॉल तक यानी शादी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जोड़ी तो अच्छी है। नादिया मुस्कुराई। ताहम इस मुस्कुराहट के पीछे मैंने जहर की लहर महसूस की। चाइनीज़ पसंद करती हैं आप? शाहीन ने जल्दी से पूछा। भाई, तुम लोगों के साथ बैठकर तो मुझे कुछ भी खाना अच्छा लगेगा। वैसे जो आप खा रहे हैं ये भी ठीक है। ये चाइनीज़ ही तो है, इमरान ने कहा। अच्छा, ये चाइनीज़ है? नादिया के लहजे की तय में गहरा तंज था। इसने जैसे खामोशी की ज़ुबान में कहा था, इस जैसी आम लड़की ऐसा ही चाइनीज़ बना सकती है। शाहीन के चेहरे पर रंग सागर गुजर गया। वो प्लेट लेने के बहाने जल्दी से किचन की तरफ चली गई। नादिया की आमद सबको ही नागवार गुजरी थी। एक बेतकल्लुफ़ महफिल खींचे खींचे माहौल में बदल गई। नादिया जितनी देर मौजूद रही, इसकी जहर में बुझी हुई निगाहें शाहीन का तवाफ़ करती रहीं, लेकिन लबो लहजे के नीचे गहराई में तेज़ निस्तर की सी चुभन थी। शाहीन को जल्दी जाना था, इसलिए वो चली गई। नादिया भी करीबन 1 घंटा वहाँ मौजूद रही। इसने इमरान से कहा कि वो रास्ते में मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की रंग बिरंगी रोशनियाँ देख कर आई है। वो शहर के इस हिस्से की तरफ कभी नहीं आई। वो इन जगहों को करीब से देखना चाहती है। इमरान ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर किसी दिन सही। फिर किसी दिन क्यों, कल क्यों नहीं? चलो ठीक है, इमरान ने टालने के लिए कहा। गालबन इसका ख्याल था कि वो आने से पहले फ़ोन करेगी और वो कोई बहाना बना देगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।